तारलम है, करो गुड, कर दे स्टार्ट। साथियों नमस्कार, अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो ड्राइवर दिल्ली पुलिस ड्राइवर स्पेशल, इसके लिए जो बैच चला हुआ है, और इसमें हमने लगभग आपका जो सिलेबस ही कवर करवा दिया है। जीके का तो देखें, इसमें से हम लोग इसमें आपका केवल जो करंट जीके का पार्ट रहा है, और वो आपको जल्द ही 20 तारीख तक आपको उपलब्ध करवा देंगे। अब देखो, जो आपके लिए यहाँ से जो हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और जिसमें अगर हम लोग देखें तो इसके आधार पे आपका जो मैटर है वो कैसे सरल होगा। वो इसलिए होगा कि जो प्रश्न दिया जाएगा, तो उस प्रश्न के अंदर जो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको सभी के बारे में बता देंगे कि ये क्यों प्रसिद्ध है, ये किसके बारे में प्रसिद्ध है। तो यहां से एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न आपके और क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो हम आपका टाइम न खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, पहला प्रश्न, और पहला ही प्रश्न है इसमें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित रहेगा। पहले एक चीज देखना, अगर भारत के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो भारत में राष्ट्रपति का पद जो सर्जित होता है, भारत में जो राष्ट्रपति का पद सर्जित होता है, उसकी तारीख भाई आप लोग ध्यान रखना, तारीख आती है 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति का पद सर्जित हुआ। और इससे पहले अगर हम लोग देखें, तो भारत में कौन सा पद बना हुआ था, जिसका नाम होगा गवर्नर जनरल। ये भारत के अंदर क्या था, उसमें पद बना हुआ था गवर्नर जनरल का। अब यहां से अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की, तो गवर्नर जनरल में अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो भाई आपको यहां से नाम याद रखना है, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। और ये व्यक्ति बनते कब है भाई, यहां से देखें तो 1833 में। देखो भाई, अब प्रश्न अगर ऐसे आता है, हाँ भाई बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। अगर इसमें से प्रश्न ये आ जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। सब देखो, हम लोग क्या 1833 में स्वतंत्र हो गए थे, क्या नहीं हुए। तो ये तो यहां से है कि जब हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, तो उस समय की बात करते हैं। और जो अगर दूसरी बात यहां से करते हैं, दोबारा से देखना भाई, देखना, अगर इसमें से अभी बता दिया, अगर पर्सन आए स्वतंत्र स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो जी हाँ, आपको आंसर करना है लॉर्ड माउंट बेटन। और लॉर्ड माउंट बेटन जब बने थे, वह कब बनते हैं, तो भाई आपको यहां से अगर सन पूछे तो कौन सी होगी, 1947 होगी। कौन सी, 1947। अब इसमें हमको ये पता है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति कब बनता है, 26 जनवरी 1950 को बना। और जो बनता कौन है, जिसका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रश्न ये आए कि सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है, सबसे लंबा। तो सबसे लंबा भी यहां अगर देखें, तो 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1962 तक किसका कार्यकाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। या ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या अलग से प्रश्न आए कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी जो अध्यक्ष बना था, वह कौन बनता है, स्थायी अध्यक्ष।
तो जी हाँ, स्थायी अध्यक्ष में अगर हम लोग बात करें तो भी कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू होता है। जब लागू हुआ तो उस समय की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 के अंदर की हमारे देश में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय राष्ट्रपति की तुलना विदेशी व्यक्ति जो सम्राट होता है उससे कर दी गई, विदेशी व्यक्ति। और अगर हम लोग देखें कि भारत में सबसे अधिक जो यहां से कार्य कौन करता है? ब्रिटेन करता है। भारतीय संविधान कौन लिखता है? कैबिनेट मिशन को भेजता कौन है? ब्रिटिश सरकार भेजती है। तो भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट के तुल्य माना गया है। मतलब वहां पर ब्रिटेन का सम्राट होगा, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। दोनों की शक्तियां क्या हैं? समान हैं। तो यहां से ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस राष्ट्र से की गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, ब्रिटेन के सम्राट से। अगला देखना, नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है। और प्रश्न क्या कहता है? और प्रश्न कहेगा भाई आपका कि भारत में कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका शक्ति का अध्यक्ष कौन होगा? हाँ भाई मनीष जी बताइएगा। लामा साहब आप आंसर खूब बढ़िया देते हैं, सही आंसर देते हैं। इसमें से अगर हम लोग बात करें, भारतीय संविधान का एक तो अनुच्छेद आता है 53, एक अनुच्छेद है जी हाँ जिसका नाम है 73। ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंध रखते हैं? कार्यपालिका से संबंध रखते हैं, कार्यपालिका से। और कार्यपालिका में अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 53 में यही कह रखा है कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? जी हाँ, देश का जो राष्ट्रपति है, देश का जो राष्ट्रपति है उसके अंदर कार्यपालिका शक्तियां निहित रहेंगी। हाँ भाई वेरी गुड। हाँ, 2 में ए बिल्कुल सही। कार्यपालिका शक्तियां किस में है? राष्ट्रपति में। अब यहां से थोड़ा सा अलग से देख लेना आप इसके साथ में। प्रश्न पूछे कि कार्यपालिका शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 प्रकार की। कार्यपालिका शक्तियां हैं 2 प्रकार की। उसमें से एक प्रकार आता है जी हाँ जिसका नाम होगा नाम मात्र, नाम मात्र की शक्ति। और एक नाम होगा जिसका नाम होगा वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। अब इसमें से देखना, अगर ये प्रश्न आए कि नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति किसमें है, आंसर क्या करना है? राष्ट्रपति करना है। प्रश्न आए वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो जी हाँ जो भारत का प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद होता है उसके अंदर क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो यहां से ये पूछा कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होगा भाई दोस्तों? जी हाँ, राष्ट्रपति होता है। कौन होगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखना, और अगले प्रश्न में अगर हम देखें, अब देखो यहां से संबंधित बार बार अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आए तो अभी आपको बताया है कि संघ की, देखो संघ का अर्थ होता है केंद्र, संघ का मतलब क्या होगा? केंद्र। और अगर ये आपसे एक क्वेश्चन अलग से आता है, क्या भारतीय संविधान में, क्या भारतीय संविधान में संघीय शब्द आपको देखने को मिलता है? भारतीय संविधान में संघीय का मतलब होता है फेडरल। इस शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके स्थान पे जिसे कहते हैं यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या होगा? संघ होता है। तो जी हाँ, हमने कौन सा शब्द अपना रखा है? यूनियन या संघ शब्द अपना रखा है। अब देखो संघ का मतलब केंद्र, केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? अभी आपको आंसर बताया है। और इसके साथ ये जरूर याद कर लेना कि जी हाँ अनुच्छेद कौन सा है? 53 है, अनुच्छेद 53, जिसमें यह कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियां, जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? जी हाँ, आपके केंद्र में। सुनील यादव जी बता रहे हैं भाई 3 में ए बता रहे हैं भाई। देखो इसमें अभी आपको पिछले प्रश्न में क्या बताया, आपने समझा नहीं पिछला प्रश्न? पिछले प्रश्न में ये कह रखा कि अगर शक्ति से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि जी हाँ कार्यपालिका शक्तियां वैसे किस में निहित हैं,
राष्ट्रपति में। लेकिन अगर इसका विभाजन पूछा जाता है, विभाजन पूछा जाता है, और विभाजन से मतलब ये है कि अगर इसका अलग अलग क्षेत्रों में अगर योगदान पूछे कि नाम मात्र की किस में है और वास्तविक किस में है, तो आपको आंसर में क्या करना है, अलग अलग आंसर करना पड़ेगा। तो नाम मात्र पूछे तो राष्ट्रपति, वास्तविक पूछे तो क्या करना है, जी हाँ, प्रधानमंत्री करना है, और मंत्री परिषद। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, आपको पता चल गया है, राष्ट्रपति। और साथ में ये अनुच्छेद जरूर लिख लेना कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान कर रखा है। तो वह अनुच्छेद कौन सा होगा, 53 होगा भाई आपका। अच्छा मनीष जी, अगला ही बता दिएगा आपने। तो अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आया है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान, बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता ना, राज्य का प्रधान नहीं है, राज्य का प्रधान नहीं है। आगे देखना, केवल सरकार का प्रधान राज्य और सरकार दोनों का क्या है, प्रधान होगा। देखो, यहां से राज्य से संबंधित आप लोग किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकते हैं। भारतीय संविधान में अगर हम लोग देखें, देखो यहां से प्रश्न अलग से बनेगा, राज्य यहां से प्रांत उठा लिया, और सरकार का मतलब है केंद्र सरकार से मतलब होगा। यहां से केवल राज्य से संबंधित होगा आपका, जो केंद्र में जो आपका राज्य शब्द उसका बोलेगा कि उसका केवल राज्य का प्रधान होता है। तो ऐसा नहीं है, जो सरकार है और राज्य दोनों का ही प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। एक क्वेश्चन अलग से देखना आप लोग, और क्वेश्चन ये है, प्रश्न आपसे ये पूछा जाए, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपको आंसर होगा कि जी हाँ, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगले ने प्रश्न में ये दे दिया, तीनों सेनाओं का राजनीतिक मुखिया कौन होता है, तीनों सेनाओं का राजनीतिक मुखिया कौन होता है। तो भाई उस समय आपको आंसर जो करना है वह कौन सा उठाना है, प्रधानमंत्री उठाना है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, और हाँ 5 नंबर ये थोड़ा ऊपर टाइप होगा ये। इसमें से देखना, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होगा वह जी हाँ कौन होगा, देश का जो प्रथम नागरिक है। तो इसमें पहले एक चीज देखना, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आता है 52, 52, 52 में ये लिखा हुआ है, हमारे भारत में एक राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत में क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, जो कि देश का प्रथम क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा, प्रथम नागरिक। हाँ, यहां से अगर प्रश्न ये आता है देश का दूसरा नागरिक कौन है, तो भाई यहां से ये याद रखना, जी हाँ, कौन होगा, उपराष्ट्रपति। एक पीछे एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में प्रश्न ये आ गया कि भारत का दूसरा नागरिक कौन है, भारत का दूसरा, और उसमें ऑप्शन में उसने अगले ने राष्ट्रपति की पत्नी का भी नाम दे दिया कि राष्ट्रपति की पत्नी दूसरी नागरिक। लेकिन भाई उस समय आपको वो ऑप्शन ध्यान नहीं देना, आपको केवल ये याद रखना है दूसरा नागरिक कौन होता है, यही होता है। हाँ, एक क्वेश्चन अलग से ये आता है कि राज्य का, राज्य का मतलब जो स्टेट होता है उसका प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राज्य का प्रथम नागरिक। बताओ भाई, आप ही बताओ, राज्य का प्रथम नागरिक बताओ फटाफट। हाँ ये तो आपका सही है, 5 में A नंबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताओ कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, स्टेट, प्रांत का प्रथम नागरिक।
हाँ भाई देख लो, अगर इसका राज्य से संबंधित प्रश्न आता है तो जी हाँ इसका प्रथम नागरिक कौन होगा, जी हाँ जिसका नाम होगा राज्यपाल। राज्य का प्रथम नागरिक पूछे तो आपको आंसर क्या करना है, राज्यपाल करना है, ठीक है ना, राज्यपाल। हाँ भाई बिल्कुल सही है, शैलेंद्र यादव जी बिल्कुल राइट, राज्यपाल। सुखवीर जी बिल्कुल आपका भी सही है, मनीष लांबा जी बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार, और प्रश्न क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। संविधान के अकॉर्डिंग ये प्रश्न तो दोबारा से रिपीट होगा, है ना, वही प्रश्न होगा ये तो आपको पता है, पता चल ही चुका है। अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये रहा आपका, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का, अभी बताया आपको, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर। भाई ये प्रश्न पिछली बार सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो जी हाँ भाई आपको पता है, सुप्रीम कमांडर का अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है ना, इसका मैन मुखिया होगा। तो अगर यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको आंसर क्या करना है, जी हाँ राष्ट्रपति। लेकिन आपको अलग से ये याद रखना है कि अगर अगले ने प्रश्न में ये दे रखा है, तीनों सेनाओं का राजनीतिक मुखिया कौन कहलाएगा, तो उस समय आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल सही भाई आपका 7 नंबर में एक ए नहीं, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखना, और अगला प्रश्न क्या कहेगा आपका, भारत का राष्ट्रपति होता है, ये प्रश्न भाई अभी रेलवे डी ग्रुप के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत के राष्ट्रपति में आपको ये याद रखना है कि वास्तविक होता है, वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, और बहुमत दल का नेता होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात देखें तो आपको इस बात का पता है, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का जो अध्यक्ष होता है या मेन मुखिया होता है वो कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। देखो यहां पर कभी ये मत समझ लेना राज्य शब्द ये किसके लिए आ रहा है, ये केंद्र के लिए हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, केंद्र के लिए। तो इसका जो, हाँ भाई सुनील जी, सोनू चौधरी बिल्कुल राइट। आप इसमें ए नंबर नहीं होगा भाई, वास्तविक नहीं होगा, ए नंबर नहीं है इसमें। देखो क्या होगा, राज्य, आपको केवल अगर ये प्रश्न आता है कि संविधान की शक्तियां किस में निहित हैं, तो संविधान की शक्तियां किस में होंगी, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। मेन जो मुखिया बनता है संविधान से संबंधित। एक क्वेश्चन आप लोग देखो, संसद भारतीय संविधान में संशोधन करती है ना भारतीय संविधान में, और संशोधन करती है, तो आप लोग ये बताइएगा, क्या बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वह लागू हो जाएगा, क्या कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज, संसद जो भी विधि बनाती है, कानून नियम बनाती है, क्या वह तुरंत प्रभाव से लागू हो जाते हैं, नहीं होते हैं भाई। इसकी जो अनुमति किसकी अनिवार्य होगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेने क्या है, अनिवार्य है। अगला देखना, अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, यह भी प्रश्न आपको बता दिया, ठीक है ना। फिर आपका, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इस क्वेश्चन में योग्यताओं से संबंधित प्रश्न आता है। और अगर ये देखें कि योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, 58 होगा। इसके अंदर अगर हम लोग बात देखें तो जी हाँ, यहां से याद करना, भारतीय जो राष्ट्रपति है उसके लिए जो योग्यताएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं। पहली योग्यता कौन सी है, जी हाँ वह कहाँ का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरी बात है, उसकी आयु कितनी हो चुकी हो, 35 वर्ष। भाई यहां से एक चीज याद रखना, प्रश्न ये आ जाए, राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है, राष्ट्रपति के लिए, तो अधिकतम आयु का भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, कि संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि यहां से यही कह रखा कि न्यूनतम आयु इतनी होगी। 3 नंबर है कि वह जी हाँ लोकसभा का क्या हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और 4 नंबर पे होगा कि वह दिवालियापन या पागलपन न हो, पागलपन न हो। दिवालियापन का मतलब ये होता है कि उसने अगर किसी बैंक से लोन ले रखा है
अगर उसने किसी बैंक से लोन ले रखा तो वह अगर उसने चुकाया नहीं है तो उसे दिवालियापन घोषित करते हैं। हाँ भाई लामा साहब बिल्कुल राइट है आपका। ये शैलेंद्र यादव भाई सी क्यों बता रहे हो आप लोग? सी तो इसकी योग्यता आपने बता दी है, देखो ध्यान नहीं बताइए क्या, तो सी तो होएगा इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। मतलब वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा नहीं है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो जी हाँ वह देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। हाँ एक चीज और याद रख लेना कि जो राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना होता है भाई? यहाँ से आपको पता है 5 लाख रुपए। देश में जो सबसे अधिक वेतन मिलता है वो किसे मिलता है? देश के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अभी आपको बताया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य है? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु होगी 35 वर्ष। प्रश्न आए कि जी हाँ अधिकतम कितनी होगी, तो अधिकतम का भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। 100 वर्ष का भी बन सकता है, 50 का भी बन सकता है, 110 वर्ष का भी बन सकता है, ये कोई प्रावधान नहीं है। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब ए नंबर आंसर देखो किसका आंसर दे रखा? ए नंबर। ए नंबर में आपको यहां से ये शब्द याद रखना है, अगर हमें पंचायती राज का सदस्य बनना है, अगर हमें पंचायती राज का सदस्य बनना है तो जी हाँ हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य है? जी हाँ यहाँ पर आपकी 21 वर्ष होगी। दूसरी बात यहां से साथ में यहां से देखना, लोकसभा लोकसभा प्लस भारत का जो प्रधानमंत्री होगा उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी कर रखी है? 25 वर्ष कर रखी है। अब देखो इसके साथ आपके कितने परसेंट और सही हो जाएंगे? 30 वर्ष अगर पूछा जाता है तो यहां से ये याद रखना है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में अगर हम लोग देखें तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष होगी। हाँ भाई जो 11 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा अभी आपका? डी नंबर मतलब 35 वर्ष। अगला देखना, अब देख लो ये प्रश्न इसलिए दिया बार बार यहां से रिवाइज हो रहा है ये प्रश्न कि राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु का कितना प्रावधान कर रखा है, कितनी आयु का। तो भाई आपको अगर इसमें से देखें तो भारत में अधिकतम आयु अभी आपको बताई है। अगर प्रश्न आए न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु, तो भाई आपको यहां से ये याद रखना है कि न्यूनतम आयु तो जी हाँ कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं कर रखा है, कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा? कोई आयु सीमा नहीं होती है, कोई आयु सीमा नहीं है। 65 वर्ष किसकी अधिकतम है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश हैं वर्तमान में टोटल न्यायाधीश कितने हैं? 33+1। 33+1 तो उनके लिए अधिकतम आयु कितनी कर रखी है? 65 वर्ष कर रखी है। 65 वर्ष। हाँ भाई बिल्कुल श्रवण कुमार जी बिल्कुल सही है। भाई श्रवण कुमार जी आप इसमें गलत कैसे बता रहे हो भाई? इसमें शैलेंद्र ने सही बताया है, शैलेंद्र ने कहा कि भाई डी नंबर है, सोनू चौधरी ने भी सही बताया है, सुखवीर ने भी सही बताया है। लेकिन श्रवण जी भाई इसमें देखो ध्यान रखो, इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है ना? अगर आपने पेपर पढ़ा हो तो यहाँ प्रणब मुखर्जी का नाम सुना हो, लगभग 84 साल के तो वो व्यक्ति हो जाते हैं, नहीं है क्या? तो आपने पेपर देखा होगा शायद। तो भाई इसमें आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर, कोई आयु सीमा निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न देखना, और अगला प्रश्न होगा आपका यहाँ से। तो जी हाँ उसका प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना? और इसका आंसर भाई आप लोग ही बता सकते हैं। आप लोग बताओ भाई इसमें 13 नंबर में आंसर में क्या है? 13 नंबर आंसर में बताओ भाई फटाफट आपका आंसर क्या होगा? 13 नंबर में बताओ भाई। हाँ भाई बता दिया, किसी ने बताया है? सुखवीर जी ने सुखवीर नाई ने बताया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई फिर भी बता दिया, पूनम चंद ने बता दिया डी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील यादव बिल्कुल सही भाई। देखो
ये न तो ये है भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान है, न इसका प्रावधान कर रखा है, और न किसका कर रखा है, इसका प्रावधान कर रखा है। ये कहा कि जी हाँ, कोई भी सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान की बात करें तो ठीक है ना, ये कह रखा कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यहां से नोट में एक क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, वो प्रश्न भी अच्छा बनेगा। विश्व का अमेरिका ऐसा राष्ट्र है जहां पर यह कह रखा है एक व्यक्ति दो से अधिक बार वहां पर राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अमेरिका के संविधान में यह कह रखा है कि एक व्यक्ति है वो दो से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बनेगा। और इसका देखो अपवादित पर्सन क्या होगा, यहां से जो पर्सन अलग आपके हटकर बनता है, वही पर्सन लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जो हटकर बनता हो। और उसमें अपवाद में क्या है, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट का नाम सुना है। एकमात्र ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति है, आज तक का रिकॉर्ड देखें तो 1776 से आज तक का 2022 तक का, कि जो कि जी हाँ कितनी बार राष्ट्रपति रह चुका है, 4 बार रह चुका है। और वो क्यों रहा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग 6 साल तक चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसके कारण इसका कार्यकाल बढ़ाते गए, क्योंकि चुनाव तो यहाँ वो युद्ध के अंदर होते नहीं है। अगला देखिएगा, और नेक्स्ट क्या है प्रश्न, ये रहा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, निर्वाचन किस प्रकार होगा। तो पहले तो आपको इसमें ये याद रखना है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस अनुच्छेद में होता है, अनुच्छेद 54 में, अंदर 54 के अंदर। अब आप ये एक दिमाग लगाओ, क्या आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हो क्या, नहीं लेते हो, मतदान करने नहीं जाते हो, बल्कि आपके जो जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं वही व्यक्ति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहां से अगर देखें कौन कौन भाग लेंगे, तो जी हाँ, पहला यहां से अगर देखें, संसद के दोनों सदनों के क्या होंगे, जी हाँ, निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और प्लस में जहां जहां विधानसभा बनी हुई है, जहां जहां विधानसभा है उसके भी क्या है, निर्वाचित सदस्य हैं, उसके भी निर्वाचित सदस्य। तो जी हाँ, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है बी, बी नंबर होगा इसका भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जी हाँ किसका होगा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव, ठीक है ना, इसका चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखा 15 नंबर, क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, बताओ भाई आंसर फटाफट बताओ, क्या आंसर करें इसमें। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जी हाँ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस आधार पे, एकल संक्रमति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। इसका मतलब ये, मान लो जी हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है ना, 3। अब इसमें से तीनों व्यक्तियों में पहली जो पसंद होगी वह व्यक्ति उसे सबसे पहले उसे वोट डालेगा, फिर उसके दूसरे व्यक्ति को, फिर तीसरे व्यक्ति को, ये क्रम बना होता है। तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या देते हैं, मतदान का अधिकार देते हैं। अगला है 16 नंबर, 16 नंबर क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद हो चुका है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा, बताइएगा भाई, कितना अच्छा प्रश्न आया यहाँ से। संसदीय समिति होगी, लोकसभा अध्यक्ष होगा, निर्वाचन आयोग होगा, और उच्चतम न्यायालय होगा। अगर किसी ने हमारी जो पहली वाली क्लास ली होगी, जो आपको विस्तार से पढ़ाया था, उसके अंदर बिल्कुल पढ़ा दिया था, बिल्कुल भाई आपने देखी हुई मतलब क्लास। तो उसकी जो जांच पड़ताल करने का अधिकार किसमें है, किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद की सहायता लेता है, 71 में ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति, यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो आपके निर्वाचन में धांधली हुई, कुछ गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला देखो, और अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक, मतलब एक चीज ये है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 59 कहता है ना, वो ये कहता है कि जी हाँ, जो राष्ट्रपति अगर फॉर्म भर रहा है अपना, राष्ट्रपति फॉर्म भर रहा है, तो उसे 50 तो क्या चाहिए, प्रस्तावक चाहिए, और 50 क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए, ठीक है ना, अनुमोदक जिसका जो समर्थन करते हो वह व्यक्ति। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा, 50-50, 50-50, दोनों क्या होंगे, 50-50। नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अयोग्यता मानी जाएगी? भाई थोड़ा पर्सन है, एग्जाम के अंदर पर्सन को थोड़ा सा सही पढ़ लिया करो, 2-3 बार पढ़ लिया करो। टाइम आपको बहुत मिलता है, टाइम खूब मिलता है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी करते हो भाई आपका। ठीक है ना, तो जल्दबाजी मत दिखाना, सिलेक्शन पक्का आपका यहाँ से, क्योंकि वैकेंसियां बहुत हैं, फॉर्म इतने हैं नहीं, तो आप टेंशन मत लो, और ना इतनी कोई ज्यादा वो आपकी हाई लेवल की मेरिट जाने वाली। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता मानी जाती है? क्या वह भारत का नागरिक हो? बिल्कुल हो, ये तो आपकी योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या हो? अरहित हो। और ये रहा आपका आंसर। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, अगर लाभ का पद ग्रहण कर रखा है तो उससे पहले अपना पद ही छोड़ना पड़ेगा। सरवन जी भाई हाँ, पीछे का बता रहे हो क्या? चलो ठीक, हाँ। अगला आपका प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अभी बताया आपको। जी हाँ, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, क्या नहीं होता? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट पे प्रणाली द्वारा? इसका आंसर बताओ भैया आप। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसमें कौन सा आंसर करेंगे भाई? बताओ फटाफट। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सुखवीर जी, हाँ पहले का आपने पहले आंसर दे दिया, हाँ सही, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ से क्या होगा? एकल हस्तांतरित पद्धति द्वारा। भाई आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है आपकी, वास्तव में। और जो आपके लिए जो अलग से प्रश्न लेने आ रहे हैं आपको, वहां से आपको वो कर देंगे, यहाँ से निचोड़ निकाल देंगे यहाँ से प्रश्नों का। और उसके तहत आपका, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का से पक्का। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मंत्रियों के द्वारा। और अ प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, आप बता दो कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव है वो संचालित, या मतलब राष्ट्रपति का चुनाव करवाने का अधिकार किसके पास है? तो आंसर क्या होगा भाई आपका? भाई 20 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा। तो यहां से अगर देखिए 20 में भाई, यहां से किसके पास है? निर्वाचन आयोग भारत में क्या करवाता है? ये आपका चुनाव करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जो छोटी सी क्लास थी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न थे यही लेकर आते आते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको जो सिलेबस है वो तो सिलेबस तो चलो आपको हो चुका है, लेकिन इसके आधार पे आपका जो सिलेक्शन का आधार, मतलब एक प्रश्न के साथ अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना प्रश्न। रजत भाई, रजत को जाइए जगाइएगा।